नमस्कार। चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और आज हम चार बड़ी खबरों में बात करेंगे कि जहां एक तरफ मध्य प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में क्या कुछ हुआ है और दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के विधानसभा बजट सत्र की बात करेंगे और तीसरी खबर में बात करेंगे हम उत्तराखंड के विधानसभा बजट सत्र की और चौथी खबर असम से है जहां हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया। तो आइए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। तो ये बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की, जहां होली और रंग पंचमी की छुट्टी के बाद मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज फिर शुरू हो गया है। और जैसा कि पहले से आशा थी कि सत्र का दूसरा चरण भी हंगामा खेज होगा, सदन में वैसा ही कुछ नजारा देखने के लिए मिला। विधानसभा में ओबीसी आरक्षण और मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में नकली जेवर बांटने का मुद्दा गरमाया रहा। कल्पना वर्मा ने सवाल किया था कि ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर मंत्री राम लखन पटेल से सवाल किया तो राम खिलावन पटेल ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग की भर्ती, पटवारी और चिकित्सा शिक्षा विभाग की भर्ती में हाईकोर्ट की रोक लगी हुई है। जिन विभागों में हाईकोर्ट की रोक नहीं है वहां 27% आरक्षण दिया जा रहा है। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि कौन से विभाग हैं जहां 27% आरक्षण लागू है और कौन से विभाग हैं जहां लागू नहीं है। तो सरकार की ओर से ओबीसी आरक्षण मामला देख रहे मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि आबादी के अनुसार अधिक आरक्षण की हम पहले ही बात कर चुके हैं। ओबीसी आयोग ने ओबीसी वर्ग की आबादी स्पष्ट की है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर विधायक विजयलक्ष्मी साधो और पूर्व मंत्री तरुण भानोट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना में नकली जेवर बांटने का मुद्दा उठाया और सत्ता पर जमकर निशाना साधा। मध्य प्रदेश विधानसभा में कुछ इस तरह का आसार दिखा कि जहां एक तरफ ओबीसी आरक्षण को लेकर के बात की गई, 27% आरक्षण की बात पहले से कही जा रही थी। हालांकि कुछ विभागों में दिया जा रहा है, कुछ विभागों में नहीं दिया जा रहा है। जिन परीक्षाओं को लेकर के विद्यार्थी हाईकोर्ट चले गए हैं और वहां पिटीशन लगाई है और वहां पर रोक लगी हुई है और कुछ जगह है जहां रोक नहीं लगी है वहां पर दिया जा रहा है। यह बात सदन के अंदर कही भूपेंद्र सिंह के द्वारा, मंत्री भूपेंद्र सिंह के द्वारा यह बात कही गई है। और वहीं मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना चलती है, कन्या विवाह योजना चलती है, उस योजना में जो सामान दिया जा रहा है उस सामान को लेकर के जो जेवर दिए जा रहे हैं, चांदी के जेवर दिए जाने का प्रावधान है उस योजना में, तो चांदी के जेवर नकली दिए जा रहे हैं, ये कहना है विजयलक्ष्मी साधो का और पूर्व मंत्री और जबलपुर पश्चिम विधानसभा के विधायक तरुण भानोट का। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रियों के क्षेत्र में ही जो काम हो रहे हैं वहीं पर नकली जेवर दिए जा रहे हैं। और मध्य प्रदेश विधानसभा में ये मुद्दे गरमाए रहे, जहां एक तरफ 27% आरक्षण की बात को लेकर बात कही गई, क्योंकि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जैसा कि मुख्यमंत्री घोषणा भी कर चुके हैं कि 1 लाख अवसर, 1 लाख रोजगारों के अवसर देंगे, 1 लाख नौकरियां होंगी। तो उन 1 लाख नौकरियों में चूंकि जो परीक्षार्थी हैं, अभ्यर्थी हैं, वो फॉर्म भर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आरक्षण को इस बात स्पष्ट करने के लिए विधानसभा के अंदर ये बात कही गई। और जब बात आई, जो सब प्रश्न किया गया, तो मंत्री राम खिलावन ने कहा कि हम 27% आरक्षण दे रहे हैं। हालांकि हर विभाग में नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि यदि स्कूल शिक्षा विभाग की बात करें, पंचायत विभाग की बात करें, तो जिन विभागों में हाईकोर्ट की रोक लगी वहां पर आरक्षण नहीं दिया जा रहा। हम बात करेंगे, हमारे साथ बने हुए हैं हमारे संवाददाता विवेक सिंह। विवेक, जिस तरह से विधानसभा में देखा गया 27% आरक्षण को लेकर के जो बात हुई है, सरगर्मियां रही हैं, तरुण भानोट ने भी वो बात उठाई थी, कमलनाथ ने वो बात कही कि हर विभाग में नहीं दिया जा रहा है, और वो यही बात हुई जहां मंत्री भूपेंद्र सिंह का कहना है कि जहां विधानसभा में रोक लगी हुई है हाईकोर्ट के द्वारा, उस विभागों में नहीं दिया जा रहा। क्या कुछ नजारा रहा है? बिल्कुल, निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होना है और ऐसे में एक बार फिर ओबीसी आरक्षण का मुद्दा सदन में गूंजा। दरअसल अगर हम बात करें तो जो रेगांव से विधायक हैं कल्पना वर्मा, उन्होंने ओबीसी आरक्षण का सवाल लगाया था, जिसको राम खिलावन पटेल जो मंत्री हैं पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के, उन्होंने जवाब दिया कि 27% आरक्षण दिया जा रहा है, जिस पर तरुण भानोट जो पूर्व वित्त मंत्री उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा एक तरफ मंत्री जी कहते हैं कि कई विभाग ऐसे हैं जिन पर रोक लगाई गई है और एक तरफ कहते हैं कि सभी विभागों में दिया जा रहा है।
चाहिए, उसके बीच ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ उठे और उन्होंने सीधा एक सवाल किया और उन्होंने कहा कि मेरा एक छोटा सा सवाल है और सरकार उसका जवाब देगी। किन विभागों में ओबीसी आरक्षण को लेकर 27% भर्ती प्रक्रिया की जा रही है और किन विभागों में नहीं की जा रही है, इसको लेकर अगर हम बात करें तो नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि जिन विभागों में हाई कोर्ट ने रोक लगाई है उनमें 27% आरक्षण में भर्ती नहीं की जा रही है, लेकिन अन्य सभी विभागों में 27% आरक्षण के तहत भर्ती की जा रही है। साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री पीसीसी चीफ कमलनाथ ने दावा भी किया और उन्होंने कहा कि 27% जो आरक्षण देने का काम था वह उनकी ही सरकार में शुरू हुआ था और अब सरकार को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए और अब 35% आरक्षण करना चाहिए। अगर सरकार खुद दावा कर रही है कि उन्होंने 27% आरक्षण देने का काम किया है तो और आरक्षण क्यों नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि एक 50% से ज्यादा मध्य प्रदेश में ओबीसी की आबादी है, तो ऐसे में 35% आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से कह सकते हैं कि एक बार फिर सदन में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गूंजा। अगर हम विभागों की बात करें तो इसको लेकर भी रामखिलावन पटेल ने स्पष्ट किया कि चिकित्सा शिक्षा विभाग और अगर हम बात करें शिक्षा विभाग और साथ ही गृह विभाग, इन विभागों में अभी रोक लगाई गई है जिसके लेकर 27% आरक्षण के तहत भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही है, लेकिन इसको लेकर कहीं तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। दरअसल इसके पहले अगर हम बात करें तो रामखिलावन पटेल ने सीधा कहा था कि सभी विभागों में दी जा रही है, इसको लेकर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने कहा था कि सरकार स्पष्ट करे। अन्य तमाम मुद्दों को लेकर भी आज सदन में गहमागहमी देखने को मिली। ठीक है विवेक, एक और बात सदन में जो मुद्दा एक और गरमाया रहा है कि मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना जो है उसमें नकली जेवर को लेकर के भी विजयलक्ष्मी साधो और तरुण भानोट मुखर नजर आए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना है उसको लेकर विजयलक्ष्मी साधो जो पूर्व चिकित्सा शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने एक सवाल लगाया था और उन्होंने आरोप लगाए थे सरकार पर कि जो उसमें सामग्री बांटी गई है वह नकली बांटी गई थी। इसको लेकर अगर हम बात करें तो जो विभागीय मंत्री थे वह उन्होंने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि किसी तरीके से नकली सामग्री नहीं बांटी गई और जिन जगह नकली सामग्री बांटी गई है उसकी जांच के भी आदेश सदन के द्वारा यानी कि विधानसभा अध्यक्ष जो गिरीश गौतम थे उन्होंने स्पष्ट किया और साथ ही मंत्री से अनुरोध किया कि इसकी जांच के आदेश दिए जाएं। तो निश्चित रूप से अब इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं, क्योंकि विभागीय मंत्री की अगर बात करें मीना सिंह की तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि कई जगह ऐसी अगर शिकायतें आई हैं तो उसकी जांच कराई जाएगी। इसको लेकर विजयलक्ष्मी साधो जो है जिन्होंने सवाल लगाया था उन्होंने कहा कि इस जांच समिति में विधायकों को भी शामिल किया जाए, जिसको लेकर कहीं ना कहीं गहमागहमी देखने को मिली। हालांकि उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई थी जिसको संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई है तो उच्च स्तरीय जांच भी कराई जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं विजयलक्ष्मी साधो इस बात पर अड़ी थी कि विधायकों को भी इसमें शामिल किया जाए, लेकिन विधायकों को इस जांच में शामिल करने के लिए कोई भी किसी भी तरीके से सहमति नहीं मिली। लेकिन इस मामले की अब जरूर उच्च स्तरीय जांच होगी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। हमारे संवाददाता हमारे साथ बने हुए थे विवेक सिंह। और जिस तरह से सदन में जो कुछ हुआ दोनों मुद्दों को लेकर के गहमा गहमी का माहौल देखा गया है, जहां एक तरफ मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण की बात को लेकर 27% आरक्षण की बात को लेकर के मुद्दा गरमाया रहा और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना में जो जेवर दिए जा रहे हैं, सामान दिया जा रहा है, नकली जेवर और सामान की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाए गए हैं। हालांकि बात हुई है जांच करने की। अब बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर जो छत्तीसगढ़ से है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा बजट पेश करने के बाद विधानसभा की कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी, जिसके बाद आज फिर सत्र आहूत किया गया। सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र की कार्रवाई शुरू होते ही प्रश्नकाल के दौरान मोहन मरकाम ने अपनी ही सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कोंडागांव में डीएफएम फंड के बंटवारे में बंदरबांट करने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि आरईएस निर्माण एजेंसी है तो कब से सरकार में सप्लाई का काम कर रही है। मोहन मरकाम ने मंत्री रविंद्र चौबे से पूछा कि क्या इस मामले में जांच कराएंगे, क्या निर्माण एजेंसी ही सप्लाई का काम कर रही है। डीएमएफ के 7 करोड़ का बंदरबांट किया गया है, एक ही अधिकारी को बहुत से पदों पर बिठाया गया है। इस पर विपक्ष के शिवरत्न ने कहा कि खुद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आरोप लगा रहे हैं, मंत्री को इस पर त्यागपत्र दे देना चाहिए। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कोरबा के बांगो थाने की एएसआई की संदिग्ध परिस्थितियों में जो शव मिला था, शव मिलने का मामला भी उठाया है। उन्होंने ठेका लेकर एएसआई की टारगेट किलिंग का आरोप लगाया है। 7 करोड़ बाकी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि भुगतान करने की प्रक्रिया क्या है, देयक की जांच करने के बाद कितने दिन में भुगतान कर देने के निर्देश हैं, और यदि उन निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो किसी कर्मचारी अधिकारी के ऊपर कार्रवाई आज तक की गई है क्या?
छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो नजारा देखने को मिला कि कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम अपनी सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। उन्होंने 7 करोड़ रुपए की बंदरबांट का आरोप लगा। निर्माण कार्य और निर्माण एजेंसी को लेकर के बात उठाई कि जो एजेंसी निर्माण कार्य कर रही है, यदि वही एजेंसी सप्लाई का काम कर रही है तो यह कैसे, और एक अधिकारी को कई पदों पर बिठाए गए, यह बात भी उन्होंने सदन के अंदर कही है। हालांकि उनके इस सवाल के बाद में, उनके इस कथन के बाद में विपक्ष सत्ता पक्ष पर और हावी होते नजर आया, जहां विपक्ष ने कहा कि यदि प्रदेश जहां कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के ही प्रदेश अध्यक्ष यदि सरकार पर आरोप लगा रहे हैं, मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, तो मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस विपक्ष को एक और मौका मिल गया जहां सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, तो विपक्ष भी मुखर नजर आया इस मसले पर। और वहीं दूसरी ओर मोहन मरकाम ने जो बात कही कि 7 करोड़ की बंदरबांट हुई है, निर्माण एजेंसी को लेकर के बात कही है और कार्य करने वाली एजेंसी को लेकर बात कही, सप्लाई मटेरियल सप्लाई के लेकर भी उन्होंने बात कही है कि यदि एक ही एजेंसी है तो वो सरकार को कब से सप्लाई कर रही है। आरईएस की यदि वो एजेंसी है तो सरकार जवाब दे कि वो कब से सरकार को मटेरियल सप्लाई कर रही है। इस बात को लेकर के गहमा गहमी का माहौल देखा गया है। वहीं विपक्ष को बैठे बिठाए एक और मुद्दा मिल गया है कि प्रदेश अध्यक्ष ही, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ही आरोप लगाते नजर आ रहे हैं कि मंत्री ने जिस कार्य के लिए सहमति दी है और जो कार्य हो रहा है उसमें करोड़ों रुपए की बंदरबांट हो रही है। इस बात को लेकर के सदन में आज गहमा गहमी का माहौल देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ एएसआई की संदिग्ध मौत का मामला भी गरमाया रहा है कि जिन परिस्थितियों में थाने में एएसआई का शव मिला था, उन परिस्थितियों को लेकर के जांच की बात भी सामने आई है और यह भी कहा गया कि यह टारगेट किलिंग का मामला है। सदन में आज ये दोनों मुद्दे गरमाए रहे हैं। और हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए बनी हुई हमारे संवाददाता निशा द्विवेदी। निशा, आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो माहौल रहा है, जिस तरह की बात सामने आई है कि एक तरफ मोहन मरकाम खुद ही अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आए हैं, क्या मसला था और जो निर्माण एजेंसी की बात कही उस पर क्या आरोप लगाए गए हैं? जी सूरज, आज जो है 6 तारीख को बजट पेश होने के बाद लंबी छुट्टियां लग गई थी और आज से फिर से जो है सदन की कार्यवाही शुरू हो गई है। इसी बीच प्रश्नकाल में मोहन मरकाम ने अपने सवाल उठाए हैं। डीएमएफ को लेकर के मोहन मरकाम का जो सवाल है वो था जिसमें 7 करोड़ रुपए की जिस प्रकार की गड़बड़ी का जो आरोप है वो उन्होंने लगाया है और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पर अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए। एक जांच कमेटी जो है उसका गठन किया जाना चाहिए। किस प्रकार की गड़बड़ी हुई है और ये गड़बड़ी कैसे हुई है, ये तमाम चीजें जो है इसका जो लेखा जोखा है वो निकलना चाहिए। कई सारे मुद्दे आज प्रश्नकाल में उठते हुए नजर आए और इसके साथ आज मुख्य बजट पर भी जो है चर्चा हो रही है। अजय चंद्राकर जो कि विधायक है वो अभी इस समय मुख्य बजट पर जो है अपना भाषण दे रहे हैं और साथ में वो बता रहे हैं कि कितने रुपए का जो बजट है वो पेश किया गया है, सरकार ने किन किन जगहों पर जो बजट है वो लगाया है, कहां पर ज्यादा जरूरत थी बजट की, और अभी इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी प्रतिक्रिया भी जाहिर करेंगे। शून्यकाल में भी कई सारे सवाल रहे, लोगों ने ध्यान आकर्षण भी किया, विपक्ष के नेताओं ने। कई सारे ऐसे मुद्दे रहे जिन पर अभी चर्चाएं होनी है और गंभीर विषय हैं जिन्हें उठाने की कोशिश की जा रही है। निशा, एक और बात की, जहां एएसआई की मौत का मामला भी सदन में गरमाया रहा है, क्या मसला था और जो सवाल लगाए गए थे उसमें क्या मांग की गई? जी हाँ, जिस प्रकार एएसआई की गंभीर हालत में मौत हो गई थी, गंभीर परिस्थितियां थी, उस पर भी सवाल लगाया गया और उस पर भी जांच कमेटी बैठाने की जो मांग है वो मांगी जा रही है कि पूरी सच्चाई जो है वो बाहर निकल आनी चाहिए। किस प्रकार के हालात थे उस समय, किस प्रकार जो ये मामला है, जिस प्रकार एसआई की हत्या कर दी जाती है, तो क्या ये हत्या है या फिर खुदकुशी है, ये तमाम चीजें जो है इस मामले में। तो इस पर जो प्रश्न है वो ये लगाया गया कि हत्या कैसे की गई है और इस पर जांच कमेटी अगर बैठी है या जांच हो रही है तो अब तक जांच कहां तक पहुंची है, और यदि इस पर कोई गंभीर जांच कमेटी नहीं बैठी है तो इस पर जो जांच कमेटी है वो बैठानी चाहिए और जो जांच है उसे आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसे ही कई और मुद्दे भी हैं क्योंकि जिस प्रकार छत्तीसगढ़ में विपक्ष का आरोप है कि जो कानून व्यवस्था है वो बिगड़ रही है, उसे किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, इस पर भी हल्ला बोल कर रही है विपक्ष। कैसे उस मुद्दों को जो और भी अनेक मुद्दे हैं उन पर भी आज चर्चाएं सदन में हो रही हैं। जी सूरज। निशा, एक सवाल यहाँ है कि क्योंकि ये एएसआई की मौत को जो संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी उस मामले को लेकर के विपक्ष ने पहले भी सरकार को घेरने की कोशिश की है, कवायद की, और आज सदन में भी ये बात उठी है, तो आपको लग रहा है कि ये जो मुद्दा है इसको मुख्य मुद्दा बना सकती है या इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की और बड़ी कवायद की जा सकती है? बिल्कुल, जब शीतकालीन सत्र हुआ था तब भी ऐसे कई मुद्दे थे जिन पर चर्चाएं होनी थी, लेकिन वो चर्चाएं नहीं हो पाई थी।
विपक्ष का एक बड़ा आरोप यह भी था कि उन्हें पूर्ण समय नहीं मिल पा रहा है कि वो हर विषय पर जो है चर्चा कर सके। और इस बार भी उन्होंने सदन में ये बात अपनी रखी है कि शीतकालीन सत्र में भी उन्हें पूर्ण समय नहीं मिल पाया। जिन मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए थे उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। सरकार चर्चाओं से बच रही है, सीधा सीधा आरोप है। और इस बार भी विपक्ष यही चाहता है कि जिन मुद्दों को वो उठा रहा है, जिन मुद्दों पर चर्चाएं कराना चाह रहा है, चाहे वो धान का मामला हो, धर्मांतरण का मामला हो, एसआई की मौत का मामला हो, बिगड़ती कानून व्यवस्था का मामला हो, आरक्षण का मामला हो, और जो बजट जिस प्रकार पेश हुआ है और पिछले 22 सालों का सबसे बड़ा बजट है, तो इस बजट पर भी चर्चा होनी चाहिए। तो तमाम मुद्दों पर जो विपक्ष है वो इस समय पक्ष को घेरने की कोशिश भी कर रहा है। लगातार हंगामे की स्थिति भी बन रही है, कई बार सदन की कार्यवाही भी रोकी गई है और इसी बीच अभी फिर से एक बार जो है सदन शुरू हुआ है और जिस पर अभी जो बजट भाषण है वो चल रहा है कि जो बजट पेश किया गया वो कितने का था, क्या कमियां जो विपक्ष को दिख रही हैं वो अपनी कमियां गिना रही है और तमाम ऐसी चीजें जो हम देखते आ रहे थे उन पर अभी चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बनी हुई थी हमारी संवाददाता निशा द्विवेदी। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि सदन में बजट पर चर्चा तो हो रही है, अनुदान मांगों पर भी चर्चा होगी, लेकिन ये जो दो मुद्दे थे, एक मोहन मरकाम ने अपनी सरकार पर जो सवाल खड़े किए हैं वो उसको लेकर के विपक्ष हावी होता नजर आया कि मंत्री से इस्तीफे की मांग की, और दूसरी बात एएसआई की मौत को विपक्ष मुद्दा बना रहा है और सदन में भी इस मामले को उन्होंने उठाया है। बढ़ते हैं तीसरी और बड़ी खबर की ओर, जहां उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में राज्यपाल गुरमीत सिंह के अभिभाषण के साथ ही सोमवार से विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई है। प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह को विधानसभा पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दूसरी तरफ सदन के बाहर कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। परीक्षाओं में धांधली, महंगाई, अंकिता भंडारी हत्याकांड और युवाओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर के कांग्रेस के विधायक विधानसभा भवन के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन करते और नारेबाजी करते नजर आए। सत्र के लिए सत्ता और विपक्ष के कई विधायक भराड़ीसैंण विधानसभा पहुंच गए हैं। सत्र के दौरान भैंसैंण में होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का प्रस्ताव भी आ सकता है। मंजूरी के लिए दूसरी बार राजभवन भेजने के लिए इसे मंजूर किया जाना राजभवन की संवैधानिक बाध्यता होगी। राज्य आंदोलनकारियों को नौकरी में 10% क्षैतिज आरक्षण का वर्ष 2011 से लाभ नहीं मिल पा रहा है। पहले भी इस विधेयक को मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था, लेकिन राजभवन की ओर से कुछ आपत्ति के बाद इसे वापस लौटा दिया था। आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के बाद गैरसैंण में हुई धामी कैबिनेट की बैठक में कई खास मुद्दों पर मोहर लगी, जिसमें विधायक नीति में बढ़ोतरी की गई है। विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए 5 करोड़ रुपए मिलेंगे और प्रदेश के मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए जो पहले 25 लाख रुपए एक साल में मिलते थे, अब 50 लाख रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। साथ ही महिला मंगल दलों को मिलने वाली 25 लाख रुपए की राशि को बढ़ाकर 40 लाख रुपए कर दिया गया है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत एक राज्य से दूसरे राज्य में राशन की दुकान से आधार ऑथेंटिकेशन के उपरांत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है। प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत राज्य के 2 जनपदों हरिद्वार और उधम सिंह नगर के सभी एनएफएसए के लाभार्थियों को फोर्टिफाइड चावल का वितरण प्रारंभ किया गया है। खाद्यान्न के दुरुपयोग को देखने के उद्देश्य को राज्य के मैदानी जनपदों में खाद्यान्न गोदामों को जीपीएस सक्षम डोर स्टेप डिलीवरी को 90% कर लिया गया है। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ हो गया है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू हुआ। हालांकि बाद में जो धामी कैबिनेट की बैठक हुई है, धामी कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है, जिसमें मंदिरों के सौंदर्यीकरण की राशि को 25 लाख रुपए से बढ़ा करके 50 लाख रुपए कर दिया गया और साथ ही विधायकों की जो विधायक निधि है क्षेत्र विकास के लिए जो दी जाती है उसे 5 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। आपको बता दें कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में यहां पर विधानसभा का बजट सत्र आहूत किया गया है और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में जो सत्र का प्रारंभ हुआ है। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद में बजट सत्र आहूत किया गया है और अब मुख्यमंत्री का जो पूरी उन्होंने उपलब्धियां बताई हैं, राज्यपाल ने सरकार की कार्य उपलब्धियों को उन्होंने बताया और साथ ही ये स्पष्ट कर दिया है, क्योंकि जो धामी कैबिनेट की बैठक हुई है
अभिभाषण के बाद में, उसमें कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बढ़ेंगे चौथी और आखिरी बड़ी खबर की ओर, जो असम से है, जहां निजी स्कूलों को लेकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने आदेश जारी किया है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करनी होंगी। निजी स्कूलों को लेकर गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने जो आदेश जारी किया है, इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार के बच्चों के लिए 25% सीटें आरक्षित करना अनिवार्य होगा। साथ ही इन निजी स्कूलों की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार के बच्चों से किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जा सकेगी। बता दें कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय की ओर से जारी किए गए आदेश में शिक्षा विभाग को कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए गए। साथ ही सरकार से इस संबंध में 17 मार्च तक विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए और प्रचार प्रसार करने के आदेश भी दिए हैं। अदालत ने यह आदेश एक जनहित याचिका की सुनवाई के आधार पर दिया है। और गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह जो फैसला सुनाया है, जो निर्णय दिया है, यह निर्णय बच्चों की शिक्षा को देखते हुए लिया गया है कि जहां एक तरफ 25% आरक्षण स्पष्ट कर दिया है कि निजी स्कूलों में 25% सीटें जो होंगी वह आर्थिक आधार पर कमजोर परिवार के बच्चों के लिए होगी और उन बच्चों से किसी तरह की फीस नहीं ली जाएगी। साथ ही सरकार को निर्देशित भी किया है न्यायालय ने कि सरकार 17 मार्च तक इस संबंध में प्रसारित करे, विज्ञापन प्रसारित करे, प्रचार प्रसार करे। हालांकि यह बात है कि वहां पर असम में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था है और शिक्षा व्यवस्था को देखते हुए न्यायालय का यह जो फैसला है, यह बहुत ही आधारभूत फैसला बताया जा रहा है। इस फैसले को लेकर के जहां एक तरफ बच्चों में, उन परिवारों में हर्ष व्याप्त है, खुशी का माहौल है और जो बात कही जा रही है कि अब इस निर्णय के बाद में वे बच्चे जो निजी स्कूलों में पढ़ना तो चाहते थे लेकिन उनकी फीस ना चुकाने की स्थिति में वो नहीं जा पाते थे, उनके परिवार के लोग उन्हें उन स्कूलों में दाखिला नहीं दिला पाते थे, अब उन स्कूलों में भी उन बच्चों को दाखिला मिलेगा, उनको एडमिशन मिलेगा। और बड़ी बात यह है कि न्यायालय ने फैसले में स्पष्ट किया है कि सिर्फ एडमिशन फीस नहीं, इन बच्चों से किसी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी। 25% सीटें निजी स्कूलों में आरक्षित रहेंगी उन बच्चों के लिए जो आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग से आते हैं। बच्चों की शिक्षा के आधार मानते हुए, हालांकि यह जो फैसला एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह फैसला लिया है। और आपको बता दें कि असम राज्य में यह जो फैसला लागू हुआ है और न्यायालय के इस फैसले के बाद में सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इस संदर्भ में विज्ञापन जारी करे, प्रचार करे और निजी स्कूलों, शिक्षा विभाग ने भी इस बात की तैयारी की हुई है हालांकि कि जो देखा जा रहा है कि वो बच्चे अब निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे जो फीस ना देने की स्थिति में, क्योंकि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होने की स्थिति में वो बच्चे निजी स्कूलों में नहीं पढ़ पा रहे थे, अब वो बच्चे भी निजी स्कूलों में पढ़ सकेंगे और अपनी शिक्षा पूरी कर सके, क्योंकि न्यायालय का आदेश है कि 25% सीटें उन स्कूलों में, निजी स्कूलों में 25% सीटें उन बच्चों के लिए आरक्षित कर दी जाएं जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं। जिनका परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है, उन बच्चों को, उन परिवार के बच्चों को 25% सीटें अब आरक्षित रहेंगी निजी स्कूलों में। गुवाहाटी न्यायालय ने, उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है और यह फैसला एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह आदेश दिया है। और इस आदेश के बाद में शिक्षा विभाग भी जहां इसकी तैयारी कर रहा है, दूसरी तरफ सरकार को निर्देशित किया गया है कि सरकार इस संदर्भ में कि निजी स्कूलों में 25% सीटें आरक्षित रहेंगी आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े हुए परिवारों के लिए, तो उन बच्चों के लिए जहां एक तरफ अच्छी खबर है, दूसरी तरफ सरकार को निर्देशित किया गया है कि 17 मार्च तक इन स्कूलों के लिए विज्ञापन प्रसारित करे सरकार की ओर से और इसका प्रचार किया जाए कि न्यायालय के इस आदेश की अवहेलना ना हो और निजी स्कूलों में 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित कर दी जाएं। गुवाहाटी न्यायालय का, उच्चतम न्यायालय का यह फैसला है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह फैसला सुनाया है कि जो गरीब परिवार के बच्चे हैं, निजी स्कूलों में 25% सीटें उनके लिए आरक्षित रहेंगी और जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बने हुए हमारे संवाददाता राजू कलबार। राजीव, जिस तरह से बात की जा रही है कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने यह जो आदेश दिया है, इस आदेश की क्या प्रतिक्रिया सामने आ रही है? जी, मैं आपको पहले बता दूं कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने गरीब वर्ग के परिवार के बच्चों को 25% आरक्षण देना, मुफ्त पढ़ाई की सुविधा करने के लिए निजी व्यक्तिगत विद्यालयों को यह आदेश जारी किया है और ये उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है। और यहाँ पर प्रतिक्रिया ये आ रही है कि जैसे अभिभावक है उनके लिए तो एक बहुत अच्छी बात है, बहुत सुखद एक योजना है जो कि असम में
और जो स्कूल के प्रिंसिपल से अगर हमने बात किए थे तो उनका द्वारा ये कहा गया था कि कुछ बच्चों को उन्होंने पहले से ही अपनी ओर से शिक्षा का प्रावधान रखे थे, मगर अब गुवाहाटी हाई कोर्ट के आदेश आने की वजह से 25% देने के लिए वो बाध्य है। इससे कोई मतलब दो राय नहीं है कि वो कोई असुविधा करे, मगर उनको अगर उच्च न्यायालय का आदेश अगर आता है, सरकार को पहले ये आदेश दिया जाएगा कि ये पालन करने के लिए, तो उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उनसे कोई परहेज नहीं करेगा। राजू, पहले भी कुछ आरक्षित थी सीटें, किसी कोई 5%, 10%, या पहले पबिल्कुल नहीं थी और थी तो अब बढ़ाई गई हैं? जी, सरकार की ओर से ऐसे कुछ प्रावधान नहीं कराया गया था कि जो प्रत्येक निजी विद्यालय के द्वारा ऐसे जो बच्चे हैं गरीब परिवार के वर्ग के लोगों को, जो छात्र छात्रा है, उनको मुफ्त शिक्षा देने के लिए, मगर अभी जो उच्च न्यायालय की ओर से जो एक आदेश जारी किया गया है, अब इसमें बिल्कुल एक बाध्यता रूप हो गया है कि अब निजी विद्यालय जितने भी असम है उनको ये फ्री मुफ्त शिक्षा छात्र छात्राओं को देनी होगी। पहले सरकार की ओर से कुछ प्रावधान नहीं है। जी राजू, एक और बात की, जो सरकारी स्कूल है उनमें अभी क्या प्रावधान है, किस तरह की शिक्षा का प्रावधान है इन गरीब परिवार के बच्चों के लिए? देखिए, असम के अगर सरकारी स्कूलों की बात अगर करूँ तो ये सरकारी स्कूलों में बिल्कुल मुफ्त है की सुविधा थी, इसमें कोई किसी भी तरह का फीस नहीं लिया जाता है, और यहाँ पर जो पहले आरक्षण का कोई बात नहीं था या कोई मुफ्त, पहले से ही असम में जो सरकारी स्कूल है उसमें मुफ्त शिक्षा का प्रावधान पहले से ही। और ये जो न्यायालय ने आदेश जारी किया है, इसमें कोई क्राइटेरिया तय किया है कि किस परिवार की आय कितनी होना चाहिए तो ताकि उससे आर्थिक आधार पर कमजोर माना जा सके, ऐसा कोई क्राइटेरिया तय किया है अभी? हाँ जी, ये बहुत बड़ी महत्वपूर्ण एक सवाल आपने पूछे हैं कि जो फिलहाल जो अभी जो उच्च न्यायालय द्वारा जो आदेश जारी किया गया है उसमें क्राइटेरिया का कोई अभी बात नहीं कही है, मगर सरकार को यह आदेश दिया गया है कि 17 मार्च तक उनको द्वारा विज्ञापन जारी कर और सभी स्कूलों को एक सर्कुलर के साथ एक निर्देश जारी किया जाएगा। मगर अब जब 17 मार्च का एक तय सीमा समय तय किया गया है तो उसमें अब देखना पड़ेगा कि किस तरह का क्राइटेरिया उन्होंने अभी प्रावधान में लाते हैं कि जो कौन है गरीब वर्ग के लोग, और किस तरह से उनको सामने देखा जाएगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उनके द्वारा, सरकार के द्वारा ये तय करनी होगी। फिलहाल अभी तक कोई क्राइटेरिया सरकार के द्वारा नहीं आया है। राजू, एक और बात यहाँ पर आती है कि जैसे कि अन्य राज्यों में देखते हैं कि हम वहाँ निजी स्कूलों की फीस बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा फीस होने के कारण वो परिवार के बच्चे वहाँ नहीं जा पाते हैं, तो असम राज्य में जो निजी स्कूल है, निजी स्कूलों का कई जगह तो ये भी देखा जाता है कि उनका एक हब चलता है और पूरा एक संगठित व्यावसायिक दृष्टिकोण से चलाते हैं, तो असम राज्य में निजी स्कूलों की यदि हम बात करें तो वहाँ क्या स्थिति है उनकी? जी बिल्कुल, ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि हर एक प्राइवेट स्कूल जो निजी विद्यालय है, ये एक इनके ऊपर में एक नकेल कसने की भी काम किया गया है उच्च गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा, क्योंकि यहाँ पे जो फीस तय किया जाता है ये इतनी बढ़ोतरी रहती है, इतनी ऊंची फीस रहती है कि जो मध्यम वर्ग के लोग भी इसको नहीं एक्सेप्ट कर पाते हैं, नहीं अपने बच्चों को दे सकते हैं, मगर बहुत ही कष्ट से जो मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में देने के लिए जो सोचते हैं उनके द्वारा काफी मुसीबतें होती है। अब एक तरफ से देखा जाए कि ये उच्च न्यायालय द्वारा असम के जो निजी विद्यालय है उनके ऊपर एक नकेल कसने के लिए काम किया गया है। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बने हुए थे हमारे संवाददाता राजू कलवार। और जिस तरह से बताया जा रहा है कि असम में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया गया, आदेश दिया गया है, यह निर्णय निश्चित रूप से उन परिवारों के बच्चों के लिए बहुत लाभदायक है जो अभी निजी स्कूलों की फीस न चुकाने के कारण उन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, और अब न्यायालय के आदेश के बाद में निजी स्कूलों पर नकेल कसने का भी जो काम किया गया। हालांकि सरकार को निर्देशित किया गया कि 17 मार्च तक इस संदर्भ में विज्ञापन प्रचारित करे, और अब असम के वो बच्चे जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और कमजोर वर्ग के वो बच्चे जो निजी स्कूल नहीं जा पा रहे थे, अब न्यायालय के आदेश के बाद वो भी उच्च शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे और निजी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। 4 बड़ी खबरों में इतना ही। बन रही है न्यूज़ आवर के साथ। नमस्कार।